नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को रुद्रपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र में से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। उनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने के लिए जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अब उन्हें दिए जाने वाले प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भदईपुरा, रमपुरा, शक्ति फार्म, दिनेशपुर, रुद्रपुर, किच्छा आदि आसपास के क्षेत्रों में नजूल भूमि पर आवंटित व्यक्तियों को मालिकाना हक दिलाने हेतु जनप्रतिनिधि संघर्ष करते रहे हैं। इसके लिए भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मालिकाना हक देने की कार्यवाही की जाएगी। उत्तराखंड के दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रुद्रपुर में शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने शहीदों की शहादत को नमन किया। साथ ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी के विकास की रचना करते हुए संविधान की नींव रखी और उनके दिखाए मार्ग पर आज हम चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। हम सबका सौभाग्य है कि संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही, जिसे कहा जाए कि एक संविधान में सबके विकास का एक रचना करते हुए संविधान की जो नींव रखी और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने जो संविधान हमें दिया, वह भारत के प्रजातंत्र मूल्यों को और सबको आगे बढ़ाने के लिए, जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका प्रयास, इसकी जो नींव रखी वो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी ने रखी। और आज हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर के जो समाज में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग लगे हैं, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है और हमें ईश्वर ताकत दे कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए भारत के संविधान के माध्यम से भारत को मजबूती प्रदान करते हैं। कांग्रेस के गांव-गांव प्रवास को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे अच्छी पहल बताते हुए कहा कि उत्तराखंड के गांव से सीधा संवाद करना और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं का हाल जानकर उनके लिए समाधान का रास्ता बनाता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हफ्ते और महीने में कांग्रेस के नेता गांव में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। इसका फायदा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। बहरहाल कांग्रेस का मकसद राज्य के पिछड़े इलाकों में जाकर उनकी समस्याओं से रूबरू होना है। ये ऐसा प्रयास है जिससे कि ग्रामीण परिवेश में जो दिक्कतें होती हैं, ग्रामीण परिवेश में जो लोगों की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं सामने आकर नेतृत्व को हम बता सकते हैं कि हमारे लोग इस प्रकार चाहते हैं कि इस प्रदेश का इस प्रकार विकास हो, ये काम हो। तो लोगों को समझने के लिए, लोगों की भावनाओं को समझने के लिए हमारे तमाम नेता अगर 2-2, 3-3 दिन महीने में ग्रामीण प्रवास में रहते हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने देहरादून के एक निजी होटल में व्यापारियों से मुलाकात की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि व्यापारी सिर्फ व्यापार ही नहीं करता बल्कि पूरे देश की तरक्की में योगदान करता है। व्यापारियों को रिश्वतखोरी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेड राज और इंस्पेक्टर राज पर रोक लगाई और रिश्वतखोर अधिकारियों की धरपकड़ की। इससे न सिर्फ व्यापारियों का उत्पीड़न रुका बल्कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुआ। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने 42 उत्पादों पर वैट 12.5% से घटाकर 5% किया। इसके बावजूद दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़कर 2 गुना हो गया है। उत्तराखंड में भी बहुत संभावनाएं हैं। दिल्ली में तो फिर भी हमारी मजबूरियां हैं। दिल्ली में जमीन दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती। दिल्ली के बहुत सारे अधिकार वहां पे एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। वैसे भी छोटी जगह है, लेकिन
दिल्ली में इस कंस्ट्रेंट के बावजूद इतनी तरक्की हो सकती है, तो उत्तराखंड में तो व्यापार बहुत फल फूल सकता है। दिल्ली फिर भी एक अलग तरीके का शहर है, कॉम्पैक्ट सिटी है, यहां तो फैला हुआ है पूरा। यहां पे जितनी संभावना है, और पर्यटन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा है आध्यात्मिक राजधानी बनाना है इसको, आध्यात्मिक क्षेत्र में खूब रोजगार की संभावनाएं हैं, खूब व्यापार की संभावनाएं हैं, और उसका मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आएगी। अपना एक पूरा विशेष विंग इस पे काम कर रहा है कि सरकार बने तो किस किस तरह से यहां पे बिजनेस मॉडल को किसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसा मैंने दिल्ली के बारे में कहा कि जीएसटी का कोई भी फैसला जीएसटी में जब होता है तो उससे पहले मैं दिल्ली के सारे व्यापारियों के संगठनों से सबसे मिलके जाता हूं कि भाई आप बताओ क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्या कहना है, क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ी जा रहा हूं, उनके लिए जा रहा हूं वहां पे। मैं तो खुद व्यापारी नहीं हूं, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं उनका वहां पे। तो वैसे ही उत्तराखंड में सरकार बनवाइए, ये हमारी गारंटी रहेगी कि उत्तराखंड का जो भी वित्त मंत्री होगा वो बिना व्यापारियों से मिले कोई काम नहीं करेगा, ना जीएसटी की मीटिंग में जाएगा। और जब तक उत्तराखंड में अभी सरकार नहीं है, अगले 2-2.5 महीने आम आदमी पार्टी की, तब तक आप मुझे बता दीजिए जीएसटी की कोई मीटिंग होगी तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं इसकी, आप चिंता मत करिए। तब तक मैं, क्योंकि बतौर मेंबर मैं वहां बैठता हूं, तो मैं सब पूरे देश की बात वहां रख सकता हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। आइए उत्तराखंड की तरक्की में व्यापार को शामिल करें, उत्तराखंड के सपने में व्यापार को शामिल करें। आप सबका अपना अपना कोई सपना है, आप जितने व्यापारी यहां बैठे हैं, आप सबका अपना अपना कोई ना कोई सपना है। सरकार का काम है कि उस सपने को इकट्ठा कर दो, वही उत्तराखंड के विकास का सपना है। आपका सपना सच होगा तो विकसित उत्तराखंड का सपना सच होगा। आपका सपना सच होगा, सरकार आपको सहयोग करे, आपका सपना सच हो, आपका व्यापार फलेगा फूलेगा, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड फलेगा। उधम सिंह नगर जनपद में तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव मोहम्मदपुर भूड़िया में सीआरपीएफ के जवान शहीद वीरेंद्र सिंह राणा की स्मृति में शहीद द्वार का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड सीएम की पत्नी गीता धामी ने शरीक होकर शहीद के परिजनों और ग्रामीणों के साथ मिलकर भूमि पूजन किया। साथ ही एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने शहीद द्वार को भव्य, मजबूत एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने का आश्वासन दिया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को देवाल बाजार में जुलूस निकालकर सरकार का पुतला दहन किया और सैन्य धाम देहरादून की बजाय पहाड़ में ही बनाए जाने की मांग उठाई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक ओर सरकार पलायन की बात कह रही है और दूसरी ओर पहाड़ों से शहीदों के घर की मिट्टी ले जाकर पहाड़ की बजाय देहरादून में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। कल यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सवाड़ सैनिक सम्मान यात्रा के शुभारंभ के लिए यहाँ आए, तो यहाँ की मिट्टी को कलशों में भरकर देहरादून में 5वां धाम सैन्य धाम बनाने के लिए की बात उन्होंने की। और इस अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बात के और मैं स्वयं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि सैन्य धाम देहरादून बने। हम चाहते हैं कि सैन्य धाम पहाड़ में बने, सवाड़ में बने, सवाड़ नहीं तो रेंस में बने, कभार तीर में बने। शहीदों का जो सम्मान के को लेके उनकी जो यात्रा थी वो जो है कोरी साबित हुई। उसमें शहीदों के, मेरा मानना है कि शहीदों के परिवार के लिए वो वहाँ पे या रोज़गार की बात करते या वहाँ के शहीदों के परिवार के लिए घर की बात करते या शहीदों के परिवार के लिए या सवाड़ गांव के लिए कुछ विकास के बात करते, लेकिन उन्होंने खाली जो है शहीदों के नाम पे, सम्मान यात्रा के नाम पे कल पूरे सरकारी तंत्र को जुटाया और सरकारी धन का दुरुपयोग मैं मानता हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तमाम मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाड़ में जो आवागमन था वो पूरा निराशाजनक रहा। इस क्षेत्र के साथ एक धोखा है, सवाड़ के शहीदों के साथ धोखा है, वहाँ की जनता के साथ धोखा है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई योजनाओं का न तो लोकार्पण किया, न शिलान्यास किया, न घोषणा की, और वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर सफाई अभियान चलाया और पद यात्रा की। हरीश रावत ने कांग्रेसियों के साथ टिवड़ी से शंकर आश्रम तक पद यात्रा करके कांग्रेस की परंपरा के अनुरूप रचनात्मक विरोध करते हुए महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर निशाना साधा। साथ ही नड्डा के कांग्रेस पर दिए बयान, कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू पर पलटवार भी किया। हम धर्मपरायण व्यक्ति हैं, लेकिन हर धर्म को हम प्रणाम करते हैं, मगर अपने धर्म में हमारी पूरी आस्था है। मुझे भाजपा को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा धर्म को खटास के लिए इस्तेमाल करती है, समाज में खटास पैदा करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। हम धर्म को अपनी व्यक्तिगत आस्था और ईश्वर के साथ अपने तारतम्य को स्थापित करने के लिए करते हैं। तो हमारा और उनका मकसद अलग अलग है। उनका मकसद है समाज में विद्वेष फैलाना, हमारा मकसद है समाज को जो है सामाजिक स्नेह और सौहार्द के जरिए अपने धर्म की पताका को ऊंचा उठा। यहाँ वो एक बात देखें कि अब तो राफेल के कमीशन की बात हो रही है देश के अंदर। राफेल में किसने कमीशन खाया, अब तो इसकी बात हो रही है। तो पहले अपने कमीशन के हिसाब किताब को इकट्ठा कर लें, फिर उसके बाद हमसे कमीशन के विषय में मौका मिलने वाला है। हम नड्डा जी हमारे पड़ोसी, हम तो चाहते हैं वो यहाँ अड्डा बना करके रहें, लेकिन रहे नहीं रहे, भाजपा का सफाया निश्चित है। हम सफाई अभियान भी चला रहे हैं और साथ साथ जो है पदयात्रा करके जो कांग्रेस की परंपराएं थी, उन परंपराओं को लेकर के हम लोगों के पास अपने राजनीतिक संदेश को पहुंचा रहे हैं। और राजनीतिक संदेश ये है कि देश में भी और राज्य में भी महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आम जन की कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ हम। चमोली में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने आज गैरसैंण में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उत्तराखंड में शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की। NSUI के अनुसार नई शिक्षा नीति केंद्रीकरण और शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती है। साथ ही यह शिक्षा विरोधी नीति तब लाई गई जब पूरे देश में कोविड कहर का दौर था। उद्देश्य साफ है, मोदी सरकार शिक्षा को भी सिर्फ अमीरों के लिए एक सुविधा जैसा बनाना चाहती है। गरीब बच्चों के भविष्य के साथ यह सीधा खिलवाड़ है। इसमें एक प्रावधान रखा गया है कि व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उनको भी ऐड किया जाएगा और बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, जो कंपनियों या उनके साथ सीखने का मौका मिलेगा। इसमें जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं वो तो विभिन्न जो कंपनियां हैं और उनमें जाकर सीख सकते हैं या इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन गांव का बच्चा किन कंपनियों में जाएगा, तो शुरुआत से ही उनके लिए इस नीतियों में स्पष्ट नहीं रखा गया है कि उनको किस प्रकार से इस नीति से जोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो ये समस्त इसमें कमियां निकल के आ रही हैं, इनका खामियाजा सरकारी जो विद्यालय है उनमें पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में सरकार कह रही है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब बच्चों के लिए कराया जाएगा जो 12वीं पास करेंगे। उसके बाद वो राज्य देश भर के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में प्रवेश ले पाएंगे। लेकिन उसमें भी एक कमी ये है कि वो अनिवार्य नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे अपना एडमिशन दे। कई यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जामिनेशन कराती हैं और उनके लिए बाध्यता नहीं है कि वो इसके आधार पर करें, वो अपना एग्जामिनेशन अलग से कराती रहेंगी। तो इसका जो है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और छात्रों को वही जो पुराना तरीका है उसी पर वापस आना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे ये शिक्षा नीति इस प्रकार से बनाई है कि जिसमें जो गांव देहात पर। काशीपुर में कांग्रेस के नगर महाअध्यक्ष संदीप सहगल ने आज दर्जनों कांग्रेसियों के साथ वार्ड नंबर 40 में नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़क के किनारे खड़ी फसल के बीच नगर निगम की ओर से कूड़ा डालने को लेकर कांग्रेसियों ने रोष जताया। वहीं निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर इस ट्रैचिंग ग्राउंड को जल्द स्थानांतरित नहीं किया गया तो कांग्रेसी मोहल्ले वासियों को साथ लेकर नगर निगम प्रशासन का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि कूड़ा डालने से यहां पर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ने लगा है।
हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है, आप को भी ये संज्ञान में है कि 4-5 दिन पहले भी हम कचनाल गाजी वार्ड नंबर 40 के मौके पर गए, जो भजन डेरा है। भजन डेरे के काफी दूर पर टचिंग ग्राउंड नगर निगम ने बनाया गया है। पहली बार टचिंग ग्राउंड में ना तो कोई बाउंड्री है, ना टचिंग ग्राउंड को कवर किया गया है। कूड़े का ढेर और गंदा पानी वहां पर बुरी तरीके से सड़ रहा है। दूसरी बात, कचनाल गाजी के और वार्ड नंबर 40 में जो भजन डेरा के ऊपर जो पक्की सड़कें जा रही हैं, उन सड़कों के ऊपर कूड़े का ढेर। उत्तराखंड के रुड़की में एआरटीओ कार्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और कार्य का बहिष्कार कर दिया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और कार्य का भी बहिष्कार रहेगा। कर्मचारियों का कहना है कि जून 2020 में परिवहन विभाग का नया ढांचा स्वीकृत किया गया था, जिसमें कुछ त्रुटियों में संशोधन होना था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद उक्त त्रुटि में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिस कारण प्रदेश के मिनिस्ट्रियल कर्मियों की पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित हो रही है। एआरटीओ कार्यालय में कार्य न होने से कर्मचारियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हाँ, हमारे उससे बहुत प्रयास किया गया, सरकार के माध्यम से भी प्रयास किया गया, लेकिन ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया। आज जिस तरह लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये सारा श्रेय सरकार को और ब्यूरोक्रेट को जाता है और हमारी मांगें जब तक नहीं मानी गई, हमारा कार्य बहिष्कार आगे चलता रहेगा। और इस कार्य बहिष्कार के साथ हम सारा संगठन एक साथ होकर इसका विरोध करेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी गई। जैसा कि वर्ष 2020 में जो हमारा ढांचा बना हुआ था, उसमें एक छोटी सी लिपि की त्रुटि हुई थी। उस लिपि की त्रुटि को संशोधन के लिए हमने क्या हमारे जो प्रतिनिधि थे शासन में मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि भाई छोटी सी त्रुटि को ठीक कर दिया जाए। और पिछले महीने भी हम 2 दिन के कार्य बहिष्कार पे गए थे। कार्य बहिष्कार के बाद हमें आश्वासन मिला था कि भाई इस त्रुटि को हम जल्दी संशोधन करके ठीक कर देंगे, परंतु लगभग मुझे लगता है 2 माह का समय बीत गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इससे तो ऐसा लग रहा है कि शासन को। चमोली के नल गांव के पास खाई में एक कार गिरने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ ने कार सवार को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम को मौके पर ज्ञात हुआ है कि उक्त वाहन कार है जो कि नारायणबगड़ से कर्णप्रयाग की ओर जा रही थी, जिसमें एक युवक सवार था। रास्ते में नलगांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा 100 मीटर गहरी खाई में उतरकर उक्त घायल व्यक्ति प्रमोद सिंह बिष्ट को मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी और शिवा एनक्लेव में गुलदार लगातार सक्रिय है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। दिन दहाड़े गुलदार कॉलोनी में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आवासीय कॉलोनी में घुसे गुलदार की उछल कूद सीसीटीवी में कैद हो गई है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि वन विभाग गुलदार को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग डरे और सहमे हुए हैं। उत्तराखंड के विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली पुलिस और एएचटीयू की टीम की ओर से संयुक्त कार्रवाई कर अनैतिक देह व्यापार का खुलासा किया गया। इस दौरान संयुक्त टीम की ओर से कार्रवाई कर 3 युवतियों को देह व्यापार में लिप्त गिरोह के कब्जे से छुड़ाया गया। इस दौरान पुलिस को गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। गिरोह का सरगना राजकुमार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कार्रवाई के दौरान गिरोह के कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। लगातार क्षेत्र में देह व्यापार की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिस पर उच्च अधिकारियों की ओर से एक टीम गठित की गई और इस पूरे मामले से पर्दा उठाया गया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो देहरादून की है और कल स्थानीय पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में अनैतिक देह व्यापार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 3 महिलाओं को जो पीड़िता हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। जो 2 एक्यूज हैं इसमें जो ये काम करवा रहे थे पीड़िताओं से, उनको एक अक्षय है, शामली का रहने वाला है, यहाँ किराए पर रहता है। एक मुकर्रम अली है उर्फ मोनू, जीवनगढ़ का रहने वाला है। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। दौरान और इसी उसमें काफ़ी
थोड़ा वैसे मटेरियल भी आपत्तिजनक मटेरियल भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक राजकुमार है जो इस पूरे गिरोह का सरगना है, जो इस पूरे गिरोह को संचालित करता है, वो उसकी शय पर ये सारे काम हो रहे थे। राजकुमार की जब हमने क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली है तो पहले भी इसके खिलाफ काफ़ी इस तरह के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसकी तलाश की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। देहरादून के लाल तप्पड़ में हुए किडनी कांड के वांटेड आरोपी अक्षय राउत को दून पुलिस ने असम से अरेस्ट किया है। आरोपी पर 20,000 का इनाम था और लंबे वक्त से असम में पहचान छिपाकर रह रहा था, जिसकी ढूंढ खोज लगातार राजधानी पुलिस कर रही थी। बताते चले कि 2017 में सेंचुरी गंगोत्री चैरिटेबल अस्पताल में लोगों को पैसों का लालच देकर किडनी निकालने का गोरख धंधा चल रहा था। आरोपी विदेशों से पीड़ितों को भारत लाते थे और गरीब बेसहारा लोगों को मामूली लालच देकर उनकी किडनी निकालकर बेचा जाता था। मामले का खुलासा कर देहरादून पुलिस ने डोईवाला में 2017 में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी अमित राउत सहित 17 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर लिया था, जिसमें अक्षय राउत फरार था, जिसकी भी आज गिरफ्तारी हो गई है। देखिए 2017 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था और शुरुआत से एक ही व्यक्ति, एक ही हमारा जो आईओ था वो सेम ही था जो आज एसओ रायवाला है। तो हमको 2017 से जो ये अभियुक्त है जिसको आज हमने गिरफ्तार किया है, ये वांटेड चल रहा था। गैंगस्टर की भी कार्रवाई प्रचलित थी, हमारे पास इसके खिलाफ NBW भी जारी था। हमको टिप ऑफ मिला कि कोई व्यक्ति जो कि देहरादून का रहने वाला है और नाम बदल कर प्रैक्टिस कर रहा है, असम में दिसपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस तरीके का टिप ऑफ जब हमको मिला तो आईओ को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि वो तुरंत जहां से हमें सूचना मिली है वहां पर चला जाए। तो बाय एयर जो हमारा आईओ है वो बाय एयर वहां पर गया और जब तस्दीक किया तो जो हमारा वांटेड अभियुक्त था, जो कि 20,000 रुपये का इनामी अभियुक्त है, उसको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जब पूछताछ थोड़ी बहुत जो अभी तक प्राइमा फेसी जो अभी तक पूछताछ करी है हमने, तो उस पूछताछ में ये पता पड़ा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम यानी 4 साल बीत गए हैं। तो इन 4 वर्षों में इसके द्वारा कई जगह अपने नाम भी बदले गए और जगह भी बदली गई। कांड के मामले में आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी अक्षय राउत असम से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले के 17 जो अन्य आरोपी थे उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन मुख्य आरोपी अक्षय राउत लगातार फरार चल रहा था। 2017 से ही आरोपी फरार था और आखिरकार आज उसे असम से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अमित राउत सहित 17 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। ये पूरा मामला किडनी निकालकर बेचने का है। ये पूरी जानकारी हम एक बार फिर से आपको दे दें कि लोगों को पैसे का लालच देकर किडनी निकालने का गोरख धंधा चल रहा था। आरोपी विदेशों से पीड़ितों को भारत लाते थे और गरीब बेसहारा लोगों को मामूली लालच देकर उनकी किडनी निकालकर बेचा जाता था। मामले का खुलासा कर देहरादून पुलिस ने डोईवाला में 2017 में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी अमित राउत सहित 17 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर लिया था, जिसमें अक्षय राउत फरार था, जिसे आज आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।